हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गति एवं समय। इससे पहले कि हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर चुके हैं 3 तक के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस बिहार बोर्ड में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम इसमें गति एवं समय के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब SCRT बिहार बोर्ड के लिए ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो तैयारी 4 या किसी बिहार बोर्ड के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए देर करते ना हुए हम शुरू करते हैं आज गति एवं समय। तो आप पिछली कक्षा में सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। पिछली कक्षा का मतलब क्लास 6 SCRT बोर्ड, अर्थात आप वहाँ पे बिहार बोर्ड में क्लास 6 की साइंस की बुक की एनालिसिस आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। फिर आप ये क्लास 7 की बुक आके कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आप पिछले कक्षा में सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। आपको इन गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके कुछ और उदाहरण तथा गति के प्रकार और तालिका में लिखिए। जैसे सीधी सड़क पर चलती बस कौन सी या गति का कौन सा प्रकार है? तो ये सरल रेखीय गति है। झूले की गति कौन सी गति? लोलक की गति। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक की गति कौन सी गति है? तो ये वृत्तीय गति है, ये दोलन गति है। और लोलक की गति भी क्या होगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मंद अथवा तीव्र गति क्या होती है? आइए इसके विषय में कुछ प्राप्त करते हैं पढ़ करके। आपने सड़क पर चल रहे कुछ वाहनों को देखा होगा, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि। इन वस्तुओं की गति पर आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र से चलते हैं। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि एक ही वाहन विभिन्न समयों में तीव्र अथवा मंद गति से चलता है। जब किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो ये कैसे तय करते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन धीमे? अगर दौड़ में भाग लेने वाले सभी एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं और जो आखिरी बिंदु पर बनी लाइन को पहले पार कर जाता है तो उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो सबसे तेज दौड़ा। दूसरा तरीका यह है कि एक ही समय अंतराल में जिसने अधिक दूरी तय की वह तेज दौड़ा और सबसे दूर तक पहुंचता है वो सबसे तेज धावक है। अतः ये पता करने की कोई तरीके हैं कि कौन तेज दौड़ता है और कौन धीमे। इस अध्याय में हम इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो समय की माप। क्या आप बता सकते हैं कि समय का ज्ञान हमें किस युक्ति अथवा यंत्र से होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज समय की माप किस प्रकार करते थे? हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में करते थे तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है वह उसका आकलन करते थे। इस प्रकार दिन, माह एवं वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बताएंगे कि हमें घड़ी से क्या पता लगता है? घड़ी की कार्यविधि को समझने के लिए घड़ी का अवलोकन कीजिए। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक सुई मोटी तथा छोटी होती है जो घंटा बताती है। दूसरी थोड़ी लंबी पतली होती है जो मिनट बताती है। और तीसरी सबसे लंबी एवं पतली सुई होती है जो तेजी से
घूमती नजर आएगी। ये सुई सेकंड बताती है। ये सभी सुइयां एक निश्चित अंतराल में अपने पथ को पूरा करती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवर्ती गति के उपयोग से ही समय मापन प्रारंभ हुआ। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक बनाने के लिए लगभग 1 मीटर लंबे धागे या डोरी के एक छोर पर एक पत्थर या धातु के गोलाकार टुकड़े को बांध दीजिए। दूसरे छोर के किसी स्टैंड या दरवाजे के चौखट में लगे कील या कुंडे में लटका दीजिए। डोरी में लटके लोलक के नीचे फर्श पर एक चिन्ह और अथवा निशान अंकित कीजिए। चित्र में लोलक मध्य स्थिति O पर है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को एक तरफ खींच करके छोड़ दें और फिर लोलक गति करने लगेगा। लोलक स्थिति O से दाईं तरफ B तक जाता है, पुनः O की तरफ गति करते हुए अधिकतम A तक जाता है। जब लोलक मध्य स्थिति 0 में हो तो अपनी घड़ी के समय देख करके नोट कीजिए कि लोलक O से A और की तरफ गति करता है। A पर पहुंचने पर पुनः वो O की तरफ गति करते B तक पहुंचता है। लोलक के द्वारा A से B तक जाना एवं पुनः A पर वापस लौटना एक दोलन कहलाता है, अर्थात O से A की ओर फिर O से B की ओर वापस आना, यह इसका एक लोलक गति कहलाएगा। और लोलक के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहा जाता। अर्थात हम यहाँ पे दोबारा ये समझेंगे कि दोलन क्या है। दोलन क्या है तो लोलक के द्वारा A से B की ओर जाना एवं पुनः A पर वापस A पर लौटना एक पूर्ण दोलन कहलाएगा। अर्थात A से B की ओर जाना फिर B से A की ओर वापस लौटना, यह इसका एक दोलन कहलाता है। और एक दोलन जितना समय A से B से A जाने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। अर्थात यहाँ समझ चुके होंगे कि दोलन और दोलन काल में क्या अंतर है। दोलन होता है कि जब गेंद A से B की ओर फिर B से A की ओर वापस लौट जाती है तो वह उसका एक दोलन कहलाएगा। और A से B से A में कितना समय लगता है यह समय आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल की माप के लिए घड़ी के समय को लोलक A पर नोट कर लें और पुनः A पर लौटने के एक दोलन गिन लें। क्रमशः गिनते हुए 20 दोलन पूरा करने पर घड़ी में समय नोट करें। दोनों समयों के अंतर 20 से विभाजित करें तो एक दोलन का समय या आवर्तकाल मिलेगा। इस मापन क्रिया को 5 बार दोहराएं और औसत दोलन काल निकालें। अपने प्रेक्षण की तालिका 4.2 में अंकित करें। क्या प्रत्येक बार एक दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर है? आप अपने घरों या विद्यालयों की कक्षाओं में लगी घड़ियों को देखिए। इन घड़ियों में 1 या 2 सेल लगे होते हैं जो विद्युत परिपथ से जुड़े रहते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्स घड़ी कहते हैं। समय का मात्रक। समय की मूल इकाई सेकंड है। इसका प्रतीक जो होता है यस। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है जिसका प्रतीक हम यस से निरूपित करते हैं। और समय के बड़े मात्रक जो होते हैं मिनट तथा घंटा होता है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी आयु बतानी है तो आयु को घंटों अथवा दिनों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सार्थक है। चाल क्या है जानते हैं? चाल अथवा स्पीड। आपने कभी बस या रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। आपने या अपनी किसी एक यात्रा के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप किस स्थान से किस स्थान तक गए? इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी? आपकी गाड़ी या बस रेलगाड़ी को वो दूरी तय करने में कितना समय लगा? आपकी गाड़ी में एक ही घंटे में औसतन कितनी दूरी तय की? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते
हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहा जाता। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय, अर्थात कुल दूरी बटा कुल समय होगा औसत चाल। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में नापा जा रहा है तो चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ज़रूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय को अन्य इकाइयों के लिए भी बनाई जा सकती हैं, जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह इसके मानक हैं जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर है, आपने मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसके कोने पर किलोमीटर लिखा है। इसे चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। इससे सीधे ही किलोमीटर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथगामी या ओडोमीटर कहा जाता है। तो ओडोमीटर क्या है कि इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापता है, अर्थात जो दूरी मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। और जो स्पीड को मापता है मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी के, उसे हम स्पीडोमीटर कहा जाता है। स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब हम ये कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह पता चलता है कि वह बस एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। यद्यपि कोई बस एक घंटे तक समान गति अर्थात नियत चाल से नहीं चलती, वास्तव में वो शुरू में धीमी चाल से गति प्रारंभ करती है, फिर अपनी गति बढ़ाती है। अतः जब हम ये कहते हैं कि किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम केवल बस के द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस एक घंटे की अवधि में बस नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। आइए हम सीखने की कोशिश करें कि गति ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाई जाती है और ग्राफ पर गति दर्शाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। श्यामा की यात्रा के आंकड़े आप नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है, देखिए। जिससे कि समय जो मिनट में है, तय की गई दूरी जो मिनट में है, अर्थात दो मिनट में 60 मीटर दूरी तय की गई, 4 मिनट में 120, 6 मिनट में 240, 8 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय की गई। इस तालिका को देख करके बताइए कि श्यामा की औसत चाल क्या होगी। तो हमें और क्या श्यामा लगातार एक ही चाल से चलती रही? यात्रा के किस हिस्से में श्यामा किस चाल सबसे अधिक थी? क्या वो रास्ते में रुकी? यदि हाँ तो कितने समय के लिए रुकी? आप इसकी गणना कैसे कर सकते हैं? तो अभी हम फार्मूला पढ़े थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको इस चाल की औसत बतानी पड़ेगी, तो कुल दूरी बटा कुल समय हमको लिख करके हल करना पड़ेगा। तो ये अब आप स्वयं करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। आंकड़ों से गणना करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा कठिन है और इसी यात्रा को ग्राफ के द्वारा दर्शा करके ये काम आसान किया जा सकता है। जैसे कि आइए ग्राफ पेपर के बारे में जानें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर यक्स वो यक्स अर्थात क्षैतिज पर यक्स वो और यक्स डैश, फिर है अंकित कीजिए। इसे हम यक्स अक्ष कहते हैं। ये हमारा जो लाइन होगी इसे हम यक्स अक्ष कहेंगे। ऊपर वाली लाइन होगी जो वाई अक्ष कहलाएगी। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ डैश वाई डैश अंकित कीजिए और इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर दोनों पक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहा जाता है। जहाँ पर ये यक्स वाई मिलते हैं, ये जो बिंदु होगी ये मूल बिंदु होगी। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींची जाती है उन्हें किन्हीं दो अक्षों के अनुदेश दर्शाया जाता है।
सायरा के घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़े नीचे दिए गए तालिका दिए गए हैं। अब हम इन आंकड़ों के समय घर से दूरी को ग्राफ में बनाएं। आपने ग्राफ कागज पर x और y अक्ष बना करके दोनों अक्षों के पैमाने तय किए। ये पैमाना ग्राफ कागज के ऊपरी दाएं कोने पर लिख लीजिए। अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर x और अक्ष पर है और 60 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर y अक्ष पर मान करके बिंदु ग्राफ पर अंकित कीजिए। आप यहाँ पे जैसे समय मिनट में तय की गई जो दूरी है ये मीटर में है, तो यहाँ पर इसी प्रकार शेष बिंदु भी ग्राफ पर बनाइए। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं को स्केल की सहायता से खींचिए। ये ग्राफ सायरा के घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, बताने की बात यहाँ पर ये है कि 2 मिनट में 1 सेंटीमीटर x अक्ष पर है। ये जो ये x अक्ष है तो ये 2 ही मिनट पर 2 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। 2 मिनट, जैसे कि यहाँ से दूरी इसकी 2 मिनट है, यहाँ से इसकी जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 मिनट। जैसे कि यहाँ से इसकी दूरी 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है। 2 मिनट है। 1 मीटर बराबर क्या है? नहीं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मिनट है x अक्ष पे। वही y अक्ष की बात किया जाए जो 60 मीटर की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 60 मीटर। 1 सेंटीमीटर अर्थात 60 मीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर है। 60 फिर 120 अर्थात ये 1 मीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी 60 मीटर की दूरी बराबर है 1 सेंटीमीटर की। जैसे ये सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी जो होगी वो 60 मीटर के बराबर दिया गया है। तो ये ग्राफ में हम ऐसे ही से दर्शाते हैं। अब सायरा की गति के ग्राफ से बताइए कि सायरा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो 2 ही मिनट में सायरा ने कुल, तो ये मिनट है तो 2 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया? तो 2 मिनट में इसने 60 मीटर की दूरी तय की। फिर हम 2 से 6 मिनट में कितनी दूरी तय की गई? वो 4 से 6 मिनट के बीच में कितनी दूरी तय की गई? 4 से 6 में की बात किया जाए तो 180। ऐसे 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय की गई? 8 से 10 मिनट में दूरी तय की गई 300। कितनी दूरी? 300 नहीं तो 300 में से कितना घटा देंगे? ये 60 मिनट की दूरी तय की गई। अब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति को समरूप या एक समान गति कहा जाता। अब यहाँ नए शब्द हैं, जैसे इस चाल को स्पीड, दोलन को क्या कहते हैं? एक समान गति को। ये आप सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने क्या सीखा इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। जैसे आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में भी होता रहा। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। वस्तुओं की चाल ये निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने के लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो आप यहाँ पर अब दे सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि झूले में बच्चे की गति कौन सी गति होगी? चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति मिनट होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सही है। कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस के द्वारा
तय किया गया बस के द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब हमको निकालना है यहाँ पर दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होगा हमारा चाल गुणे समय, है ना। क्या होगा, तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर है और फिर यहाँ पर 45 मिनट है, तो ये गुणा होगा, लेकिन ये 45 मिनट है, इसको हम घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए। घंटे में बदलने के लिए जैसे 1 घंटे में 60 क्या होता है, मिनट होता है, हमको 45 मिनट को किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। किसमें, घंटे में बदलना है। तो 1 मिनट बराबर 1 घंटे में एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा, तो 45 मिनट में 45 से गुणा कर देंगे। इसको हम दोबारा समझेंगे कि ये कैसे हल किया गया है। तो हम इसको समझाएंगे, इस सवाल को ये कैसे किया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हल भी करते हैं। तो हम इसमें ये निकालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या दिया है, ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये चाल दिया है, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें दिया है मिनट, अर्थात हमको टाइम भी दिया है, टी दिया है कितना, 60 मिनट। अब मिनट को क्या बदलने हैं, घंटे में, तो इसको हम 60 है वो 45 दिया है, तो 45 मिनट को बदलेंगे किस में, घंटा में, तो बटा 60 कर देंगे, तो ये हमारा आवर में आ जाएगा। तो अब हम दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय अर्थात टी, है ना। तो चाल कितनी है, 60 दिया है, और ये 45/60, तो इसको हम कट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर। तो ये से हम इसको आसानी से हल कर देंगे। निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही सही है। औसत चाल बराबर ये गलत है, औसत चाल बराबर ये भी गलत है, और चाल बराबर ये भी गलत है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। ऐसे हम इन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं, किसी सरल लोलक 30 दोलन, तो ये सब आप थोड़ा करें और कमेंट में बताएं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ ये हमारा अभ्यास ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अभ्यास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने हित मित्र दोस्तों से ज़रूर बताएं, और चैनल को जो पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको जब भी अपलोड करें आपको तुरंत मिले। तो चलिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, नमस्कार।